हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 की। और प्रश्नावली 1.2 में सबसे पहले हम इसके इंट्रो को समझेंगे, यानी कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे तो बड़ी ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो हम बता दें। सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम में संबंध और संख्या के शून्य गुणनफल का शून्य पर समाप्त होने के गुण, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम सभी के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे और इसके क्वेश्चन को भी हल करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गणितीय आधारभूत प्रमेय को समझने से पहले आपको दो संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है यहाँ पे अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या क्या होती है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या। क्लियर? यानी कि अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है, इन दोनों के बारे में बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये इस चैप्टर के लिए, इस प्रश्नावली के लिए 1.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा कोर्स जो प्रश्नावली के जो सवाल है पूरे भाज्य अभाज्य के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? तो ऐसी संख्या, कोई भी संख्या मान के चलो आप, जैसे मान के चलो हमने 1 2 3 4 5 और 6, हमने इतने नंबर ले लिए। ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या ले ली हमने। और मैं बता दूं आपको, अभाज्य या भाज्य को चेक करने के लिए हमेशा हमें 1 से बड़ी संख्या लेनी है। किससे लेनी है? 1 से बड़ी संख्या। यानी कि 1 जो होता है ना तो वो भाज्य होता है और ना ही वो अभाज्य होता है। ये बात आपको याद रखनी। तो 1 से बड़ी संख्या लेनी है। क्लियर? पहली बात समझ में आ गई। तो 1 आपको कभी नहीं लेना है भाज्य और अभाज्य चेक करते हुए। तो अगर कोई पूछे 1 बताइए भाज्य अभाज्य, तो आपको बोलना है 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। पहली बात क्लियर होगी। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस नंबर को देखिए, इस नंबर में जो 2 है उसमें कौन से नंबर से भाग चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है किसी भी नंबर में 1 से तो भाग चला ही जाता है। अगर 3 में भी मैं 1 से भाग दूंगा तो आराम से चला जाएगा, 4 में भी 1 से भाग दूंगा तो भी चला जाएगा, 5 में 1 से भाग दूंगा तो भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। यानी 1 से सभी नंबर में भाग जाता है। उसके बाद और देखिए 2 में देखिए, और 2 किससे भाग जाएगा? 2 से। ठीक है, 3 में देखिए 2 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन 3 से भाग चला जाएगा। क्लियर? 4 में देखिए, 4 में देखो 1 से भाग जा रहा है, 1 से भाग जा रहा है कि नहीं, और 2 से भी जा रहा है क्योंकि 2 के टेबल में भी 4 आता है। ठीक है, 4 से भाग जा रहा है। क्लियर? 5 में देखिए, 5 में देखो 1 से भाग जा रहा है और इसके साथ साथ किससे जा रहा है? एक और संख्या देखिए, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा और 5 से तो जा ही रहा है। ठीक है, और देखो 6 से देखिए, 6 से देखिए, 6 में 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और किससे जा रहा है? 6 से जा रहा है। इन सभी संख्याओं में आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। ठीक है, वो पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि कई संख्याएं ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 1 से भाग जा रहा है और अपने आप से जा रहा है। ठीक है ना? और कई संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 1 से भाग जा रहा है और अपने आप से जा रहा है और किसी और संख्या से भी जा रहा है। ये बात समझ में आई आपको? यानी कि इसमें आपको कई संख्या ऐसी दिख रही हैं जिसमें क्या है, सिर्फ 1 से भाग जा रहा है। ठीक है, और सिर्फ स्वयं से जा रहा है। जैसे ये वाली संख्या देखिए, इसमें किससे भाग जा रहा है? 1 से जा रहा है और उसी नंबर से जा रहा है। 3 में भी देखिए 1 से जा रहा है और उसी नंबर से जा रहा है। 5 में देखिए 1 से जा रहा है और उसी नंबर से जा रहा है। ठीक है, जबकि 4 में देखिए 1 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, जाएगा ही वो तो। इसके अलावा 2 से भी तो भाग जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 में देखिए 1 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, इसके साथ 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। तो आपको एक पैटर्न नजर आया। तो बच्चों ध्यान रखो, बस क्लियर हो गया कि ऐसी संख्या जिनमें सिर्फ 1 से भाग जाए। किससे जाए? 1 से और स्वयं से। कैसी संख्या है? ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 1 से और स्वयं से भाग जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्याओं के हमेशा कितने फैक्टर होंगे? कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। किससे? सिर्फ 1 और स्वयं से, 1 से और उसी नंबर से। ठीक है, विभाजित हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है अभाज्य संख्या हम किसे बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक से भाग जा रहा हूं, ठीक है, और किससे जा रहा हूं, खुद से जा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ अपने आप से ही भाग जा रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। किसी और नंबर से भाग जा रहा हो तो उसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। जबकि भाज्य संख्या में क्या है, देखो ऐसी संख्या जिसमें 1 और 4 से तो भाग जा रहा है लेकिन और भी संख्याओं से जा रहा है, यानी इसके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं। कितने से, देखो 2 से ज्यादा आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो भाज्य संख्या क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर से बात समझ में आ गया आपको, क्या होता है भाज्य, क्या होता है अभाज्य, ठीक है। जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग जाएगा तो आप समझ लो वो क्या है, वो भाज्य संख्या है। जैसे मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे 16 ले लिया, अब 16 देखो 16 में कौन कौन संख्या से भाग जाता है, आपको बता दें 16 भाज्य है या फिर अभाज्य है। क्लियर, तो 16 को देखिए, 16 को अगर देखेंगे 16 में देखो 1 से भाग चला जाएगा, ठीक है। 2 की टेबल में भी 16 आता है तो 2 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है। 3 की टेबल में नहीं आता लेकिन 4 की टेबल में भी आता है, ठीक है। उसके अलावा और किस में आता है, 8 की टेबल में भी आता है, उसके अलावा 16 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, कितने हो गए इसके फैक्टर, इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, ठीक है। 2 से ज्यादा होगा तो ये संख्या कौन सी कहलाएगी बच्चों, ये भाज्य कहलाएगी। बात समझ में आ गई, 2 से ज्यादा फैक्टर तो क्या कहलाएगी, भाज्य। इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, इसीलिए मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि 2 से ज्यादा फैक्टर तो भाज्य। और सिर्फ जैसे यहाँ पे आ गया 11 नंबर आ गया, क्या आ गया 11। अब 11 बताइए भाज्य है कि अभाज्य, चेक कीजिए। तो 11 देखो 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो आएगा ही, ठीक है। उसके अलावा ये कौन सी टेबल में आएगा, और किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ उसी की टेबल में आएगा। 11 है तो 11 की टेबल में ही आएगा, इसके अलावा और किसी से आएगा। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों, क्या होती है भाज्य संख्या, क्या होती है अभाज्य संख्या, सभी को नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम प्रमेय पर। प्रमेय आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई तो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए सब कुछ, ठीक है। अगर आप नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो नोट करना बहुत जरूरी है। अब देखिए आधारभूत प्रमेय क्या है, जैसे अभी हमने भाज्य अभाज्य को पढ़ा था, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने एक नंबर ले लिया, 20 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, 20, ठीक है। 20 कैसी संख्या आपको पता है, 20 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस भाज्य संख्या को मैं जब फैक्टराइज करूंगा, देखो 2 से करूंगा, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 2 से करूंगा तो क्या आएगा, 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकन 5, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। तो इस 20 को, ये जो 20 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ये भी तो 20 है और ये भी क्या है 20। तो इसमें क्या है, इधर देखिए ये 20 है वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अब हम प्रमेय पे आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। आपको बहुत ही 2 मिनट के अंदर ये प्रमेय अब खत्म होने वाली है। ये भाज्य और ये क्या है, अभाज्य, ठीक है। 2 भी क्या है, ये भी क्या है, फिर तो ये भी क्या होगा, अभाज्य। दोनों क्या है, अभाज्य, और 5 भी क्या है, अभाज्य। यानी कि जो भाज्य संख्या थी उसको हमने क्या कर दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, ठीक है। यानी कि इधर भाज्य और उसको तोड़ के हमने किसके रूप में लिखा है, सभी संख्या कैसे हैं। आपको यहां पे आपको एक भी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है। जब भी आप बच्चों यहां से जब आप इस तरीके से फैक्टर करते हो तो आपको हमेशा इधर कौन से नंबर मिलेंगे, अभाज्य मिलेंगे। जैसे अगर 2 से भाग चला गया तो फिर 4 से नहीं जाएगा, ठीक है। 2 से चला गया तो फिर 3 से जाएगा, लेकिन 4 से नहीं जाएगा, ठीक है। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यानी कि हम भाज्य संख्याओं किसके रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसी प्रमेय का जो कथन है वो यही है, क्या लिखना है हमको कि भाज्य संख्याओं को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बस ये बात है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है वही हमने यहाँ पे लिखा है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अब इससे क्वेश्चन कैसे होंगे? इससे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, जैसे आपको कोई भी एक भाज्य संख्या दे देगा। क्या करेगा? कोई भी आपको एक भाज्य संख्या दे देगा, मान के चलो उसने आपको दे दिया 48 दे दिया, ठीक है। ये क्या है? 48 कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। अब आपको दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं, देखो 48 में हम किससे भाग देंगे? 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है, और किससे चला जाएगा? इसमें देखो 4 से भी चला, 3 से भी चला जाएगा इसमें, ठीक है, और 4 से चला जाएगा। ऐसे कई संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या। अब हमको इसको क्या लिखना है? अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा 48 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? तो आपको सिंपली इस तरीके से फैक्टर निकालना है, ठीक है। 48 और हम इसमें भाग देंगे तो पहले सबसे छोटी संख्या से देंगे 2 से। देखो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। क्लियर? 2 का भाग देते हैं, कोई भी संख्या आधी हो जाती है। उसके बाद फिर से अभी भी ये 2 से भाग जाए क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया, ठीक है। अभी भी ये 2 से भाग जा रहा है, तो देखिए तब तक भाग चला जाएगा। हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर भाग देना, कभी भी बड़ी संख्या से डायरेक्ट भाग नहीं देना, हमेशा 2 से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 छक्के 12, अभी भी 2 से भाग जा रहा है, 2 3 6, और अब देखो 2 से भाग चला गया, अब 2 से नहीं जा रहा तो 3 1 3। देखो अभाज्य संख्या अभाज्य है कि नहीं? 48 को हमने इन संख्याओं के रूप में तोड़ दिया। अब इसको बस लिख दो यहाँ पे, 48 इक्वल टू कितने? यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये वाली संख्या मैंने लिख दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। उसके बाद कौन है? 3 गुणा 3। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये लिख दिया हमने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 48 को हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको और भी थोड़ा सा इसको और छोटा कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 2 पे कितनी पावर हो गई? 4, ठीक है, इंटू कितना हो गया? 3। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम के बाद। के आधारभूत प्रमेय को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पिछली कक्षाओं में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है जिस संख्या से भाग चला जाए, यानी कि गुणनखंड, ठीक है, ये होता है। यानी कि आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है? जैसे आपको 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, जैसे आपको 624 का एचसीएफ निकालना है, तो वो दोनों में क्या हो? एक नंबर आपको फाइंड करना है, आपको ऐसा एक नंबर फाइंड करना है। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए कॉमन का मतलब होता है जैसे ये 2 मार्कर आपको दिख रहे हैं, एक कैसा है ग्रीन कलर का, एक कैसा है ब्लू कलर का, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। वो क्या है इनमें? एक ऐसा क्या है? एक जैसा ये है कि इसका जो डिजाइन है दोनों का वो कैसा बिल्कुल सेम है। तो इनमें जो सिमिलरिटी हो गई, उभयनिष्ठ हो गया, वो क्या हो गया? इनका डिजाइन हो गया। क्लियर? तो एक जैसे, ठीक है। तो एक जैसा मतलब समझ में आ गया आपको? तो आपको क्या देखना है? 6 और 24 में आपको कोई एक जैसा नंबर देखना है। वो कैसा हो? सबसे बड़ा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? भाजक भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो उससे विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आपको यहाँ पे किस तरीके से करेंगे? देखो हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो समझेंगे। जैसे 6 और 24, आपको पता है 6 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 6 में कौन सी संख्या से भाग जाता है? तो 1 से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। जैसे 1 से भाग चला जाता है, उसके बाद 2 से भाग चला जाता है, 3 से चला जाता है, 4 से नहीं जाता, 4 की टेबल में 6 आता है क्या? नहीं आता। 5 की टेबल में नहीं आता, और 6, यानी कि उस नंबर से ज्यादा आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। जैसे 6 है तो सिर्फ 6 तक ही चेक करना है, 12 है तो सिर्फ 12 तक चेक करना है, ठीक है। अब 24 को चेक करते हैं। 24 कौन सी टेबल में आता है? 24 देखिए एक में तो सभी संख्याओं का भाग जाता है,
उसके बाद आपको क्या करना है, 2 में की टेबल से भी 24 कट जाएगा, ठीक है, 3 की टेबल से भी कट जाएगा, 4 की टेबल से भी कट जाएगा, ठीक है, 4 की टेबल से, 5 की से नहीं कटेगा, लेकिन 6 की टेबल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 7 में तो नहीं आता 24, 8 में आता है, 8 के बाद 12 में आता है, 12 के बाद 8 किस में आता है, 24 में आता है, क्लियर। और उस नंबर से आपको ज़्यादा देखना नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको फील करते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में, ये इसके फैक्टर है, ये इसके, इसमें आपको कॉमन नंबर निकालना है। कॉमन यानी कि वो नंबर इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, जो 6 में है वो 24 में भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों में होना चाहिए और वो बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक कॉमन है, पहली बात तो, ठीक है, एक है, हो सकता है आगे और भी हो, देखो 2 भी तो कॉमन है, ठीक है, तो 2 मिल गया, और देखो आगे कोई 3 भी कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 4 तो है ही नहीं इसमें, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है कि नहीं। इसके अलावा 8 का कॉमन बन सकता है, 12 का बन सकता है, 24 का नहीं बन सकता, किसी भी का नहीं बन सकता। तो इन दोनों में जो कॉमन निकाले हमने, 1 है, 2 है, 3 है, 6, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये बताइए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो आपका जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या निकल के आया, 6 और 24 का क्या निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया 6। क्लियर बात समझ में आ गई। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर जिसमें जो क्या हो, अब 6 जो है वो क्या है, इससे भी ये भी विभाजित हो जाएगा और ये भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 6 में देखो 6 का फैक्टर 6 भी है और 6 जो है वो 24 का भी फैक्टर है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये तो हुआ समझने वाली बात। अब हम इसको पेपर में किस तरीके से लिखेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो पेपर में लिखने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मुझे एचसीएफ निकालना हो, किसका एचसीएफ निकालना है मुझे, किसका, 6 और 24 का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले 6 के फैक्टर निकालूंगा। अभी हमने अंकगणितीय प्रमेय से निकाले 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3 6, ठीक है, और 3 1 3, ये निकाल लिए। ऐसे ही मुझको क्या करना है, 24 के फैक्टर निकालने हैं। 24 के फैक्टर निकालें, 24 के क्या होंगे, 2 से करेंगे तो 12, ठीक है, 2 से करेंगे तो 6, और 2 से करेंगे तो 2 3 6 और 3 1 3, ये निकल के आ गए फैक्टर। अब इन फैक्टर्स को मैं लिखूंगा, ठीक है, लिखेंगे कैसे, मैंने लिखा यहाँ पे 6 को लिखा पहले, 6 का क्या आया है, 2 गुणा 3, क्लियर। और 24 का कितना आया है, 24 का आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। अब हमको एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, 6 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो देखो आपको इनमें कॉमन नंबर देखना है, कॉमन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो इसमें देखो, एक तो ये कॉमन हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 है क्या नीचे, देखो 3 भी है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या बन गया, एक पेयर बन गया कि नहीं, 3 का बन गया। और किसी का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो 2 का बन गया, तो 2 लिख लो, ठीक है। 2 क्या है, पेयर बना है, तो आपको एक बार लिखना है, ये नहीं कि 2 गुणा 2 लिख दो, ऐसा नहीं। जैसे 2 का पेयर बन गया तो आपको लिखना है 2 का पेयर बन गया। और किसका पेयर बन गया, 3 का बन गया, देखो 3 ऊपर भी और 3 नीचे भी है, तो 3 का बन गया, तो बोल दे 3 का बन गया। और किसी का बन रहा है क्या, इस 2 का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, इसका बन रहा है, नहीं बन रहा, तो छोड़ दो। तो आपको कौन से जिनके पेयर बन जाए सिर्फ उसको ही लिखना है, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 2 3 6, तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, अब 6 और 24 का, ठीक है, 6 निकल के आ गया। क्लियर बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉमन आता ही नहीं है। तो अगर कॉमन ना आए, जैसे यहाँ पे किसी भी नंबर का पेयर बना ही नहीं, तो आप समझना उसका जो एचसीएफ होगा तो वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी नंबर का कॉमन कुछ नहीं होता, तो 1 तो होता ही है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। इस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन का मतलब क्या होता है, ओबेनिस्ट, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। यानी आपको क्या करना है, सबसे छोटा ओबेनिस्ट नंबर देखना है। सबसे छोटा क्या देखना है, ओबेनिस्ट नंबर, जो क्या हो उसकी टेबल में आता हो दोनों नंबर की। जैसे 6 और 24 कितना है, 6 और 24, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो आपको क्या है, 6 की टेबल ऐसी पढ़नी है। देखो 6 की टेबल पढ़ूँ मैं,
6 1 6, 6 दूनी 12, 6 18, जब 24, 6 5 30, ये पढ़ लिया। ऐसे 24 की पढ़ लो, 24 1 24, 24 दूनी 48, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 72, ये आ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 72 आ गया, अब देखेंगे इसमें कि दोनों में सबसे छोटा नंबर कॉमन है। छोटा नंबर देखने के लिए हमको हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाना पड़ेगा, और आपको ऐसा छोटा नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो 6 तो इसमें कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 24 से शुरू हो रहा है, तो 6 नहीं होगा आपका, 12 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, तो 24 से शुरू करेंगे। तो 24 इसमें है, 24 इसमें है क्या, देखो पहली बार में मिल गया, यानी कि जो पहली बार जो आपको मिल जाए वही आपका क्या होगा एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या निकल के आ गया 24, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, एलसीएम 6 और 24 का कितना हो गया, बताइए कितना हो गया, 24 हो गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही है बच्चों, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, 6 और 24 का एलसीएम निकाला था, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस आपको यही करनी है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 6 के फैक्टर आपको दिख ही रहे होंगे, क्या है 6 के फैक्टर, 6 के फैक्टर हैं आपके 2 गुणा 3, ठीक है। मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी पहले से निकले हो गया, ठीक। 24 के फैक्टर निकाल लो, 24 के क्या होंगे, 24 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, ये 24 के। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मैंने एलसीएम फाइंड करना है आपको किसका, 6 और 24 का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी आपको ऐसे नंबर देखने हैं जो दोनों में हो, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ऐसे नंबर देखने हैं जो दोनों के अंदर हो, जैसे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी, तो एक पेयर ये बन गया, इस पेयर को हम लिख लेंगे, ठीक है। 3 देखो, 3 यहाँ पे है और इसमें भी है, तो 3 का भी पेयर बन गया, तो गुणा 3 लिख देंगे, ठीक है। इस 2 का पेयर बना है क्या, इस 2 का पेयर नहीं बना, ठीक है, नहीं बना। पहले तो पेयर बनाओ, पेयर बनने के बाद ये लिख दिया, उसके बाद जो बचे हुए हैं, जैसे 2 बचा, यहाँ पे भी क्या बचा है 2, इन दोनों को भी लिख दो, ठीक है। कहने का मतलब यह है पहले पेयर लिखो, पेयर बनाने के बाद लिखो, इसके बाद जो बचे हुए हैं उनको भी लिख दो, ठीक है, और सबका गुणा कर दो। 2 3 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 दूनी 24 आया था कि नहीं हमारा एलसीएम, वैसे भी 24। तो आपका एलसीएम क्या निकल के आ गया बच्चों, आपका एलसीएम निकल के आ गया 24। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन वालों को लिखना है, और एचसीएफ में क्या करना है, पहले कॉमन वालों को लिखना है, उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको भी गुणा के रूप में लिखना है, और सबका गुणा करके आपको आंसर में लिख देना। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें एक संबंध दिया है, वो संबंध क्या दिया है यहाँ पे, कि अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, आप नोट कर लेना इसको, जैसे हमारा यहाँ पे एलसीएफ और एचसीएफ दोनों का निकल के आया है। देखो हमने एक ही नंबर का एलसीएफ निकाला है, उसी नंबर का क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है, ठीक है। तो एलसीएफ हमारा 6 और 24 का एलसीएफ कितना निकला है, 6 और 24 का एलसीएम निकला है 6, ठीक है, और एलसीएम कितना निकला है दोनों का, वो निकला है 6 और 24 का एलसीएम निकला है यहाँ पे 24। क्लियर। अब क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, आपके सवालों में काम आएगी। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं का जैसे एलसीएम निकालें ए बी का, ए बी यानी कि कोई भी दो नंबर, ठीक है, और गुणा कर दें एचसीएफ में ए बी का, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, वो ए गुणा बी के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये एक प्रकार का एक सूत्र है जो कि आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि एलसीएम ए बी इंटू ए बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 6 और 24 का एलसीएम निकाला है, ठीक है, 6 और 24, ए बी की जगह क्या मान लेते हैं हम 6 और 24, ठीक है, 6 और 24 का एलसीएम निकाला है, फिर आपने 6 और 24 का एचसीएफ निकाला है, तो अगर आप उसका गुणा करोगे, जो आंसर आए आपके वो किसके बराबर होंगे, इन दोनों नंबर के गुणा के बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको वेरीफाई करें तो करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम ए बी, एलसीएम 6 और 24 का एलसीएम कितना है 6, ठीक है, और एलसीएम ए बी, ये देखिए एलसीएम 6 24, ठीक है, इंटू एचसीएफ 6 24 बराबर 6 गुणा 24, यही तो होगा, ठीक है। ए और बी क्या है, वो नंबर है, तो एलसीएम 6 24 कितना आया है, एलसीएम 6 24 कितना है 24 आया है, ठीक है, गुणा एचसीएफ कितना है 6 आया है, बराबर कितना हो गया 6 गुणा 24। ये दोनों संख्या कैसी आएंगी, इनके जो आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे कि नहीं, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है।
क्लियर। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे बच्चों ये फायदा होगा कि आप क्या करो, इसमें आपको क्या करना है कि मान के चलो आपको किसी नंबर का एलसीएम दिया है, एलसीएम का आंसर पहले से दिया है कि 6 और 24 का क्या है एलसीएम, ये आपको इतना दिया है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो अगर आपको एलसीएम दिया है तो और आपको एचसीएफ पूछा है तो आप डायरेक्ट क्या करो, आपको वो वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना, आपको लिखना है एचसीएफ ए बी बराबर ए गुणा बी बटे में एलसीएम ए बी, ठीक है। ये वाला रूल आपको याद रखना है दूसरा। और एक और क्या है, एलसीएम ए बी बराबर ए गुणा बी बटे में एचसीएफ ए बी। इसका मतलब समझ लीजिए बच्चों, इसका मतलब ये है, इन तीनों का मतलब ये है कि अगर आपको वेरीफाई करना हो, जैसे आपने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया और आपको वेरीफाई करना हो कि हमारा जो एलसीएम एचसीएफ है सही है या नहीं है, तो आप इसमें रखो देखो, ठीक है। अगर आपने इसमें रख के देख लिया और यहाँ पे उन दोनों संख्या गुणा कर दिया, दोनों बराबर आ गए तो वेरीफाई हो गया, यानी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ये वाला कब यूज होगा, मान के चलो आपको एलसीएम दिया है, क्या है एलसीएम का मान दिया है कि एलसीएम 6 24 हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है 6 24 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, ये वाला आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको ये वाला रूल लगाना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम बराबर ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ ए बी, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो ए बी इंटू अपॉन में एलसीएम, ठीक है। किस तरीके से, जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं जैसे मान के चलो हम इसको करके देखते हैं, एचसीएफ 6 24 का एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना दे रहा है 6, और हमको एलसीएफ क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक तरीका तो ये है कि हम फैक्टर निकाल के ज्ञात करें, लेकिन आपको क्या है, अगर हमको एलसीएम दिया है उसी नंबर का और एचसीएफ दिया तो आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसमें रखिए। क्या पूछा आपको, एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। एचसीएफ आपको पहले से दिया है तो आप इसमें रख दो, तो एलसीएम बराबर क्या लिख दोगे यहाँ पे, एलसीएम 6 24 बराबर ए इंटू बी यानी 6 गुणा 24, ठीक है, बटे में एचसीएफ 6 24, एचसीएफ क्या है 6 24, एचसीएफ 6 24 आपको पहले से दिया कितना 6 दिया है कि नहीं, तो 6 से 6 हमने क्या कर दिया काट दिया, तो एलसीएम कितना निकल के आ गया, कितना आ गया 24, यही तो आपका आंसर था। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो तीनों को आप नोट कर लीजिए इनको, ठीक है, तीनों आपको आने चाहिए, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको लास्ट टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं।